Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hiba Naz and I am your sociology educator. आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 4 एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी का चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से भी सीयूईटी 2022 में 3 सवाल पूछे गए थे और आगे भी चांसेस हैं कि सवाल पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर हमारे लिए। इस चैप्टर में हम मार्केट पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट सिस्टम को रिलेट करेंगे कास्ट सिस्टम से, जैसा कि हमने चैप्टर 3 पढ़ा था सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से थे? एक फैमिली था, एक कास्ट था, एक ट्राइब। तो इस तरह से इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। अब मार्केट को लेकर इन्होंने अलग से एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करा है और हमसे कहा गया है कि मार्केट को भी हमें पढ़ना है एज अ इंस्टीट्यूशन की तरह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए कि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर में ही हमें कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म पढ़ना है, तो वो भी हमें इन डिटेल पढ़ना होगा क्योंकि उसके भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कार्ल मार्क्स हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं, है ना, फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी थ्योरी से तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके चांसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपना चैप्टर 3 पढ़ा था सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, और उसमें हमने फैमिली, ट्राइब्स और कास्ट सिस्टम ये सब पढ़ा था और बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसी तरह से हमें ये चैप्टर 4 पढ़ना है जहाँ पर मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, है ना। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारा इंडियन सोसाइटी है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और वो कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? जैसे हमारा क्लास, कास्ट, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हमारा फैमिली है, रिलीजन है, मैरिज है, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके अपने अपने रोल हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, ये परफॉर्म करते हैं जिससे सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है और स्टेबिलिटी रहती है सोसाइटी में। तो यही सब इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ते हैं। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जो मार्केट है उसको इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जा रहा है और इंडियन सोसाइटी में इसका क्या रोल है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है उस टाइम का मार्केट कैसा था, या अब जो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है हमारी उसमें जो ये इंस्टीट्यूशन है मार्केट, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि मार्केट क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट क्या है ना, टर्म क्या है। हम सब जानते हैं, वैसे मार्केट सुनते ही क्लिक करता है हमारे माइंड में जो हमारे लोकल मार्केट्स होते हैं, फेमस मार्केट्स होते हैं हमारे लोकेलिटी के, वही है ना। इसी तरह से अगर आपका कोई लोकल मार्केट बहुत फेमस है, आपको शॉपिंग करने जाना है, तो आप वहीं जाओगे तो फ़ौरन आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर आप जाकर शॉपिंग कर सकते हो। ठीक, लेकिन अब हम सोशियोलॉजी में मार्केट पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें देखनी होंगी। तो सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। और सोसाइटी में भी हम क्या स्टडी करते हैं? इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं और रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स। अब ये जो रिलेशनशिप्स और इंट्रैक्शंस हैं ये कौन से होते हैं? हमारे सोशल, है ना, सोशल इंट्रैक्शंस और सोशल रिलेशनशिप्स को ही तो हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में और सोसाइटी में। तो मार्केट क्या है? एक प्लेस है किस चीज़ की? जहाँ पर इंट्रैक्शंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, रिगार्डिंग किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के, है ना। मार्केट अब क्या कहा जा रहा है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का इंट्रैक्शन होता है, जहाँ पर लोगों के रिलेशंस मेंटेन होते हुए दिखते हैं। किन चीज़ों के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने लोकल मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो किस चीज़ की शॉपिंग करते हो आप? गुड्स एंड सर्विसेज ही होते हैं ना। आपका क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, आपके एसेसराइज होते हैं, ज्वेलरी होती है, परफ्यूम्स होते हैं, मेकअप किट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्विसेज, तो जैसे हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे टीचर्स हुए, है ना,
पोस्टमैन हुए, ये लोग कौन हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो इसके रिलेटेड जो भी हमारे इंट्रैक्शन होता है इन लोगों से, ये क्या होता है, सोशल इंट्रैक्शन होता है हमारा, है ना। तो अब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में जो इंट्रैक्शन होता है बायर और सेलर्स के बीच में या प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में, उस जगह को इन लोगों ने नाम दिया है मार्केट का। अब हम आगे देखते हैं और किस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले वही बात कि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सोशल एस्पेक्ट्स देखेंगे मार्केट का क्या है ना। तो हमारे दो एस्पेक्ट हमने यहाँ दिए हैं, सोशल एस्पेक्ट्स है हमारे। पहला हमारा क्या है, इंटरचेंज एंड इंटरेक्शन। वो किस तरह से होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पर जा रहे हो, ये शॉप है, ठीक। यहाँ आपका शॉपकीपर और यहाँ है कस्टमर, ठीक है। डेस्क होता है, उसके पीछे वाला शॉपकीपर हो गया और आप इधर आगे की तरफ खड़े हो, ये हो गए आपके कस्टमर। अब आपको कुछ भी चाहिए इनके शॉप से, मान लेते हैं कि कोई हमें जैकेट चाहिए, ठीक है। अब हमें अच्छा लग रहा है वो जैकेट, हम उनसे पूछेंगे, सबसे पहले तो साइज़ बताएंगे कि हमें मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए। एक इस तरह से इंट्रैक्शन होगा हमारे बीच में। फिर जो सेलर है हमसे पूछेगा कि किस तरह का पैटर्न चाहिए आपको, फैब्रिक कौन सा चाहिए, लेदर में चाहिए या फेदर में चाहिए, इस तरह से पूछेंगे। फिर आप अपना बताओगे कि आपको क्या चाहिए, कि फेदर में दिखाइए या लेदर में दिखाइए, टेक्सचर्ड में दिखाइए। इस तरह से आपके इंट्रैक्शंस होंगे। उसके बाद फिर वो आपको प्राइस बताएंगे कि 1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है। फिर आप बार्गेनिंग करोगे, नहीं भैया इतने में दे दो, नहीं भैया 800 में दे दो। ये सब क्या हो रहा है, आपका जो सेलर है और जो बायर है उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है ना। उसी इंट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब ये इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, सोशल इंट्रैक्शन है ना। वो भैया जो हैं, जो सेलर है, वो घर वाले भैया थोड़ी हैं, है ना। एक मार्केट में बैठे हैं, अपनी शॉप लेकर बैठे हैं, उन्हें अपना प्रॉफिट अर्न करना है, उनको अपनी इनकम अर्न करनी है ना। वो उनका प्रोफेशन है कि वो वहाँ जाके बैठ के उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो ये एक आपका क्या हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, या फिर उस प्लेस को हम बोलें अगर तो पब्लिक प्लेस है, सोशल एक्टिविटी है, ये पब्लिक प्लेस पर चीज़ें हो रही हैं। तो क्या चल रहा है वहाँ पर, आपका इंट्रैक्शन हो रहा है उनसे। अब वो इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में हो रहा है। तो एक सोशल एस्पेक्ट तो हमारा ये हो गया। अब हमने यहाँ देखा कि इंटरचेंज, तो इंटरचेंज किस चीज़ का होगा, प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का होगा ना। और किसका इंटरचेंज होगा, किससे, मनी से। जो सेलर है वो प्रोडक्ट देगा आपको, वो जैकेट दे देगा आपको, और जो कस्टमर है वो उनको पे करेगा, मनी देगा, है ना। अब वो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, कैश हो सकता है या डिजिटाइज्ड आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो, फ़ोन पे करके, है ना। तो इस तरह से तो इंटरचेंज होती हैं चीज़ें और इंटरेक्शन होता है। ये एक हमारा सोशल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा हमने क्या दिया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। दूसरा सोशल एस्पेक्ट हमारा क्या है मार्केटिंग को लेके। अभी जो हम इंट्रैक्शन इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सेलर और बायर के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, वो इंट्रैक्शंस सोशल इंट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं, ठीक है। किस तरह से होते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने लोकल मार्केट जाते हो, ठीक। आप किसी शॉप पर गए, आपने वो जैकेट लिया, आपको पसंद आया, उसने 1000 बोला, आपने बार्गेनिंग करके वो 800 में ले लिया, ठीक है, 800 रुपीज़ में दे दिया। अब आप घर आए, आपने वो अपने जैकेट सारे फ्रेंड्स को दिखाया, रिलेटिव्स को दिखाया, कॉलेज पहन के जा रहे हो, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, जैकेट तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैकेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, आप बताओगे कि मैंने उस मार्केट से, उस शॉप नंबर से ये जैकेट लिया था। तो एक तो ये चीज़ हुआ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक। आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उस मार्केट में जाके आपका जो एक सोशल एक्टिविटी हुआ वो सिर्फ वहीं नहीं रहा, आप उसको अपने साथ लेकर आए, ठीक। एक्टिविटी लेकर नहीं आ रहे, वो चीज़ें जो सब आपके साथ हुई थी वो आपके साथ, आपके दिमाग में, आपकी बातों में आई। आप वहाँ आए, अपने घर आए, आपने अपने या कॉलेज आए, फ्रेंड से डिस्कस करा, अपने रिलेटिव से डिस्कस करा, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ।
अब यहीं बिल्डिंग रिलेशनशिप किस तरह से, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने आपको 1000 में दिया बोला था, आपने 800 में परचेज कर लिया, ठीक। अब आपको लगा भैया सस्ता देते हैं, कहना मानते हैं, कम करवाओ तो कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर शॉपिंग करना है तो आप उन्हीं के पास जाओगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम जाओगे तो क्या बोलोगे, भैया हम आप ही की शॉप से लेते हैं, लास्ट टाइम भी आपके पास से ही लेकर गए थे। इस तरह के कॉन्वर्सेशन होंगे। तो ये सब क्या चल रहा है, चल तो ये मार्केट में रहा है, एक मार्केटिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, लेकिन इसमें सोशल एक्टिविटी इंक्लूड है आपकी, है ना। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर हमारा इंटरचेंज एंड इंट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रहा है और बिल्डिंग रिलेशनशिप भी हो रहा है। तो देखा किस तरह से एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं दूसरी जगह पर हो रही है, जहाँ पर लोग चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने सोशियोलॉजी ले गए और हमने देखा कि सोशल एस्पेक्ट्स क्या है इन एक्टिविटीज़ के पीछे। तो हमने देख लिया कि ये एस्पेक्ट्स हैं इंटरचेंज और इंट्रैक्शन का, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और बिल्डिंग रिलेशनशिप का। होप समझ में आ रहा होगा इतना, है ना। इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, तो अच्छे से समझ में भी आएगा। अब वहीं हम जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक टर्म तो होगा ही होगा इसमें यूज़, है ना। मार्केट की बात करेंगे और वहाँ पर मनी ना हो, ठीक है, तो कैसे चलेगा। यही सारी चीज़ें तो हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे ना। मार्केट है हमारा, इकोनॉमी है हमारा, मनी है हमारा, तो वहाँ पे फिर हमारे इकोनॉमिकल टर्म्स आ जाएंगे कि किस तरह से मार्केट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखा जाता है। सबसे पहले हमारा ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी, अपने फादर के पास जाऊंगी, मैं कहूँगी आई नीड मनी फॉर माय बिजनेस, आप इन्वेस्ट करो उसमें थोड़ा सा, वो मुझे एक अमाउंट दे देंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मिल गया, पैसे मिल गए, अब मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, विंटर्स चल रहे हैं जैकेट का, अब मैं जाऊंगी एक होलसेल मार्केट, ठीक, होलसेल मार्केट। आ गए मार्केट पैसे लेके हम लोग, ठीक है, मार्केट आए, यहाँ से हमने परचेज कर लिए अपने 500 पीसेज ऑफ जैकेट, ठीक, ये हमने जैकेट परचेज कर लिए, तो हो गया फिर हमारा प्रोडक्शन। ये अभी हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट चल रहा है एक मार्केट को लेकर, ठीक है। हमने पहले इन्वेस्टमेंट लिया, हम फिर गए प्रोडक्शन की तरफ, हमने वो परचेज कर लिए प्रोडक्ट, ठीक है। परचेज नहीं करे तो हम मैन्युफैक्चरिंग से क्या करेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। जैसे ये जैकेट्स मैं ख़रीदूँ ना और मैं किसी से सिलवा लूँ, किसी टेलर पे जो मटेरियल है वो ख़रीद के और उसको दे दूँ कि आप ये स्टिच कर दो, तो वो स्टिच कर देगा, है ना। तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन प्रोसेस कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, मार्केट के जो शॉप्स हैं, मार्केट शॉप्स जहाँ से हम चीज़ें परचेज करते हैं, जो अभी मैंने आप पहले एग्जांपल दिया था कि मैं एक पर्टिकुलर शॉप पर गई और मैंने वहाँ से एक जैकेट परचेज करी, तो इसी तरह से जो शॉप्स हैं वहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्शन वाला जो सामान था वो हमने यहाँ लाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, शॉप्स में डाल दिया। अब ये लोग सेल करेंगे रिटेल में, है ना, ठीक। अब हम यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ होगा कंजम्पशन, ये कस्टमर वाला पार्ट हो गया कि मार्केट गए, ख़रीद कर लेकर आ गए, ठीक। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था वो हमने देख लिया मार्केट का। जिस तरह से हमने देखा था मार्केट का सोशल एस्पेक्ट, उसमें हम क्या कर रहे थे, इंट्रैक्शन कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे चीज़ों को, और क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे थे, और हमारे जो रिलेशनशिप्स थे उनको बिल्ड कर रहे थे। इसी तरह से जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे मार्केट में, तो उसमें हमने क्या करा कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमने इन्वेस्टमेंट लिया सबसे पहले, फिर प्रोडक्शन की तरफ गए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गए, फिर हम कंजम्पशन की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोड्यूसर और सेलर का सेलर्स और कस्टमर का
रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। और ये देखिए इस सारे प्रोसेस में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सोशल एक्टिविटीज़ कितनी इन्वॉल्व हैं, साथ के साथ सारी सोशल एक्टिविटीज़ ही हैं ना। किस तरह से, जो हमने अभी देखा कि इन्वेस्टर जाएगा प्रोडक्शन के उसमें, तो वहाँ पे भी उसका इंट्रैक्शन होगा, रिलेशनशिप मेंटेन होगी। वहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो अपना सारा सामान उसको बेचेगा या कहेगा कि मेरा इतना सामान बेच दो, इतना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सोशल एस्पेक्ट चल रहा है ना, सारे इंट्रैक्शंस हो रहे हैं और जो रिलेशनशिप है वो भी बिल्ट हो रहा है। किस तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप मेरा इतना बेच दो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर को सेल कर रहा है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में समझा था। इंट्रैक्शन भी चल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो एक मार्केट है वहाँ पे हमें ये दोनों पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सोशल भी हमने देख लिया और इकोनॉमिकली भी हमने देख लिया, ठीक है। और समझ में भी आया होगा, बहुत आसान है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ की हम बात करते हैं, इंडियन ग्रोथ या कोई भी मार्केट हो, मार्केट ग्रोथ है ना। अब मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट से क्या रिलेटेड होता है, बिजनेस, तो बिजनेस ग्रोथ। जहाँ भी आपका ये बायर और सेलर इन्वॉल्व्ड है या ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, ये सब क्या हैं, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। और किस लिए होती हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके लिए ही होती है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट। आप पैसा क्यों कमाते हो, सर्वाइवल के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, टू इम्प्रूव योर लिविंग कंडीशंस, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहीं पर हमारे एक बहुत फेमस एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखा है वेल्थ ऑफ द नेशन। पूछ भी सकते हैं एग्जाम में आपसे कि वेल्थ ऑफ द नेशन किसने लिखा है, तो आपको आंसर देना है एडम स्मिथ, ठीक। तो उसमें क्या बात हुई है, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा है या दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रमोट करा है या बात करी है। तो सबसे पहला है एक हमारा सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको अपना ग्रोथ चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, अब चाहे वो पूरा मार्केट का हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी का हो या किसी फैमिली का हो, ये सब हम जो टर्म्स ले रहे हैं ये हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनके अर्निंग से, वो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ फैमिली लिखा तो फैमिली ग्रोथ का मतलब नहीं है कि मेंबर्स बढ़ाने हैं, ठीक, इनकम, फैमिली इनकम का ग्रोथ, ठीक है। ये तो क्या कहते हैं कि आपको कभी भी किसी मतलब ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है ना वो है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आपका जो पूरा इंस्टीट्यूट है, जो आपकी सोसाइटी है या आपकी जो पूरी मार्केट है वो ग्रो करेगी। किस तरह से कि देखो, जैसे ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब यहाँ 10 मेंबर्स हैं, सिर्फ यहाँ पर एक मेंबर काम कर रहा है, तो इस इंस्टीट्यूट का ग्रोथ होगा। सिर्फ एक मेंबर कर रहा है और जो 9 मेंबर्स हैं ना वो बैठे हुए बातें बना रहे हैं बस, ठीक है। या सिर्फ 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं और सब बैठ के बातें बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि काम हो तो रहा है। तो इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी बिजनेस का कोई ग्रोथ नहीं होगा जितना कि हर 10 मेंबर्स सोचें कि हमें काम करना है, हम सबको अपना अपना काम करना है, तो ठीक सब अपना अपना इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन दिखाएंगे,
अपने बारे में सोचेंगे कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मैं ग्रो करूँगा। इस तरह से जब 10 लोग मिलके 10 लोग अलग अलग अपना अपना काम करेंगे तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो बिजनेस है, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो ऑटोमेटिकली फिर ग्रो करेगा। ठीक है, इसी तरह से तो एडम स्मिथ ने बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट पर बात होनी चाहिए। जब इंडिविजुअल को रियलाइज़ होगा कि मुझे अपने लिए काम करना है तो वो ऑटोमेटिक अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी काम करेगा। ठीक, इतना एडम स्मिथ ने बोला सेल्फ इंटरेस्ट पर। आगे देखते हैं। अब जब मैं ये इंडिविजुअल बोल रही हूँ, इसका मतलब हम किससे रिलेट कर रहे हैं? ग्रोथ ऑफ द कंट्री से। ठीक है, इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं ना हम, तो इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी की ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक, इतना। आगे देखिए, सेकेंड हमारा क्या था? द इनविजिबल हैंड। ठीक, इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हु टॉक अबाउट द टर्म इनविजिबल हैंड, तो आपको बताना है एडम स्मिथ। आपका आंसर एडम स्मिथ होना चाहिए। ठीक, अब इनविजिबल हैंड में क्या बोलते हैं? उसमें फिर वही बात करते हैं कि फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस, फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी एक डोमिनेशन रोल नहीं होना चाहिए। ठीक, डोमिनेशन रोल नहीं होना चाहिए। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स हैं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे उनको कितना वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, कब वर्क करना है ना। जैसे अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये कोई इंस्टीट्यूट है। ठीक, अब ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, माइन, तो मैं ही तो डिसाइड करूँगी ना कि इसमें कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, मैं टाइम क्या रखूँगी, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, है ना, मुझे किससे कितना काम करवाना है, स्पेशल कैटेगरीज बनाऊँगी मैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशंस, कि किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दूँगी। तो ये सब किसका डिसीजन होगा? मेरा होगा। अब मुझे पसंद नहीं आएगा ना कि मेरी जगह, अगर मैं ऑनर हूँ और मेरी जगह कोई और डिसीजंस ले रहा है या कोई और बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि किसी और को पता ही नहीं है मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, या मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बाहर के इंसान को तो नहीं पता होगा ना, तो उसका फिर इंटरफेरेंस जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा या हार्मफुल होगा? आप लोग बताओ। ठीक है, कमेंट करो क्या होगा मेरे लिए। तो इस तरह से फिर एडम स्मिथ ने बोला कि इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और फिर उन्होंने एक टर्म यूज़ करा बहुत अच्छा, लेसेस फेयर, और ये क्या है? हमारा फ्रेंच फेज है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है जो अभी हमने डिस्कस करा? फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस। किस तरह से? अब जैसे हमने यहाँ डाला है कि इसमें क्या होता है कि फ्री मार्केट कंपटीशन होना चाहिए, है ना, जो डिटरमिन करेगा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसका कॉस्ट कितना हमें रखना है, कितना नहीं रखना, जो अभी हमने डिस्कस करा कि ये सब मैं डिसाइड करूँगी। मेरा बिजनेस है अगर, तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे अपने प्रोडक्ट कब बेचना है, कितने प्रॉफिट पे, कितना मार्जिन लगाकर बेचना है ना, या मेरा जो वर्किंग आवर्स होगा वो मुझे कितना रखना है। और जो अभी मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस मैं बताऊंगी किसका क्या स्पेशलाइजेशन है और कौन सी टीम है जो कौन सा काम हैंडल करेगी। मार्केटिंग टीम अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग होगी। इस तरह से सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। इसी तरह से फिर एंटरप्रेन्योर डिटरमिन व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड। हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। ये मेरा बिजनेस है तो मैं ही बताऊंगी ना कि मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है। मैं फुटवेयर्स अच्छा बना सकती हूँ या मैं क्लोथिंग अच्छी बना सकती हूँ, या इस पर मैं रिसर्च करूँगी कि कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। तो ये सब कौन करेगा? ये सब एंटरप्रेन्योर्स करेंगे ना डिसाइड। गवर्नमेंट या कोई और इसमें कुछ इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है या उनके कुछ भी इंटरवेंशंस की ज़रूरत
नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने फिर किसकी बात करी, एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी और दूसरा उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात करी। चलिए ठीक है, अब हम मार्केट को समझ रहे हैं। मार्केट हमने थोड़ा समझा भी किस तरह से कि एक प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच में इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बिल्ट होते हैं, हमने इतना समझा। फिर हम ये हमारे सोशल एस्पेक्ट थे। फिर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, फिर कंजम्पशन प्रोसेस होता है, और इन सारे प्रोसेसेस के अंदर भी हमारे सोशल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ठीक, इतना हमने देखा। अब हमें देखना है सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट जो हमारा टर्म है उसमें हमारे सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं और वो क्या कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, है ना। एक मार्केट के अंदर उसके सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सोशल एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी मार्केट के, वो कंट्रोल्ड होते हैं मतलब कुछ चीज़ों से, जैसे कि हमारे कुछ सोशल ग्रुप्स हैं या हमारा कास्ट ग्रुप है या हमारे कुछ क्लास ग्रुप्स हैं, उससे कंट्रोल होती है हमारी मार्केट। अब किस तरह से आप वो सोचो कि कोई भी मार्केट है वो किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, एक कास्ट सिस्टम से, एक सोशल ग्रुप्स हमारा कुछ भी ले लो, रिलीजन से। अब आप सोच के देखो, कोई भी रिलीजन से कोई मार्केट कंट्रोल हो सकती है या किसी भी क्लास से कोई मार्केट कंट्रोल हो सकती है? बताइए आप लोग। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो मेरा क्या आंसर है? यस, होती हैं। अब उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप दिल्ली में हो अगर, ठीक, अगर आप दिल्ली में हो तो आपने मार्केट सुना होगा सरोजनी। अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप कहीं और रहते हो, यूट्यूब पर बहुत बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनके हॉल्स करते रहते हैं, है ना, सरोजनी हॉल सब करते रहते हैं, ठीक। तो सुना ही सुना होगा। ये किस तरह की मार्केट यहाँ दिखाया जाता है कि आपको 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक की चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, अफोर्डेबल आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, ये जो मार्केट है वो किस तरह से कंट्रोल हो रही है? क्लास से। कैसे? देखो, यहाँ जो लोअर क्लास है, अब हमारा जो क्लास का स्ट्रैटम होता है वो किस तरह से होता है? अपर, मिडिल, ठीक है, और लोअर, ये हमारा स्ट्रैटम होता है। अब यहाँ जो मैंने बताया कि 100 से लेके 1000 रुपये तक आपको चीज़ मिलेगी, तो ये क्लास से किस तरह से कंट्रोल हो रहा है? यहाँ आएंगे तो मोस्टली ये लोग अफोर्डेबिलिटी, 100-200 रुपये में ब्रांडेड कपड़े जो भी क्लेम होते हैं, या ब्रांडेड नहीं है सो कॉल्ड, बट फिर भी चीज़ें मिल रही हैं, अफोर्डेबिलिटी यहाँ दिख रही है कि 100-200 रुपये में आपको जैकेट मिल रहे हैं, स्वेटर्स मिल रहे हैं। तो क्या होगा, लोअर कास्ट के लोग हमारे आएंगे यहाँ, लोअर क्लास के लोग, और यहाँ से परचेज करेंगे, ठीक। वहीं यहाँ पर अपना एक स्टेटस अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए अब कोई 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार का रोज़ नहीं परचेज करेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है अगर वो, तो वो 5000 का शर्ट तो रोज़ परचेज नहीं करेगा, तो क्या करेगा, वो भी इस मार्केट में जाएगा और यही 200 से 300-400 रुपये का कुछ भी, जो भी उसको वियरिंग आइटम चाहिए, चाहे वो उसका शॉर्ट्स है या उसका शर्ट है या उसका स्कर्ट है, कोई भी, वो यहाँ से परचेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाएगा क्या, वो स्टेटस अपग्रेड, है ना। तो इस तरह से देखा हमने कि एक जो क्लास है किस तरह से कंट्रोल कर रही है एक मार्केट को। इसी तरह से अब हम इस पर ना जाकर हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना लोकल मार्केट, ठीक। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, एक आपका पॉश एरिया है, ठीक है, और एक आपका स्लम एरिया या फिर बैकवर्ड एरिया है।
इनके अपने अपने लोकल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, अपने अपने लोकल मार्केट्स होते हैं हर एरिया के। आप जिस एरिया में भी रहते हो, आगे मेन रोड पर कुछ ना कुछ बाजार लगता ही लगता है। तो क्या होता है लोकल मार्केट्स में, जो इनका लोकल मार्केट है और जो इनका लोकल मार्केट है, इसके प्राइसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अलग होंगे। अब कोई पॉश एरिया का बंदा स्लम एरिया से जाके शॉपिंग करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ही वहाँ नहीं मिलेंगी। उसको जो क्लोथिंग आइटम चाहिए, उसको जो फुटवेयर चाहिए, वो उसको इस एरिया में मिलेगा ही नहीं। और जो स्लम एरिया के मार्केट है, ठीक है, वहाँ के जो सेलर्स हैं वो इस तरह का सामान ही नहीं रखेंगे। आप किसी मार्केट में जाओ, ठीक है, आप किसी स्लम एरिया के मार्केट में जाओ या बैकवर्ड एरिया के मार्केट में जाओ, अब आप वहाँ जाके उनसे कुछ अच्छी क्वालिटी का कुछ डिमांड करोगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे हम ये सामान यहाँ नहीं रखते हैं। लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हमें सामान रखना होता है। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का सामान वो ख़रीदेंगे हमसे, हम उसी तरह का सामान रखते हैं अपने पास, ठीक है। उनके आंसर्स आपको ये मिलेंगे। तो देखा हमने किस तरह से कि क्लास जो है कंट्रोल कर रही है मार्केट सिस्टम को। इसी तरह से जैसे सोशल अदर ग्रुप्स में हम गए तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजन, ठीक है। अब हम सब जानते हैं जो हमारे लोकेलिटीज़ होते हैं, ठीक, तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की होती है, कहीं कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है लोकेलिटी में, है ना, ठीक है। इसी तरह से सिख कम्युनिटी का अलग से अपनी कॉलोनी होती है, अलग अलग रिलीजन के अपने अपने कॉलोनीज़ होते हैं, है ना। तो इनके मान लीजिए इनके लोकल मार्केट्स हैं। अब सिख कम्युनिटी में कोई जाकर नकाब, ठीक, या फिर स्कार्फ, या बोलें इसको क्या बोलते हैं, हिजाब, ये सब सेल करेगा, तो उसकी वहाँ सेल होगी। सिख कम्युनिटी में जाके कोई बुर्का, हिजाब, इनको सेल करना चाहेगा तो उसकी सेल इतनी होगी जितनी वो एक्सपेक्ट करना चाहता है कि हो, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी। वही सोशल ग्रुप्स और जो हमारे क्लास है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जब वो लोग ये चीज़ पहनते ही नहीं हैं तो वो क्यों ख़रीदेंगे, फिर वो उस मार्केट को छोड़ के दूसरी मार्केट में जाएंगे जहाँ उनको अपने पहनने की चीज़ें मिलेंगी, है ना। अगर वो सूट पहनते हैं तो उनको सूट ख़रीदना है तो वो दूसरे मार्केट में जाके ख़रीदेंगे। अगर वो जीन्स पहनते हैं, उनको जीन्स ख़रीदना है तो वो दूसरी मार्केट में जाके ख़रीदेंगे। तो इस तरह से जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि जो एक मार्केट प्लेस है वो कंट्रोल होती है सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स की वजह से। और वो सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, हमारा कास्ट सिस्टम है, हमारे क्लास सिस्टम है, ठीक, इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, मार्केट क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को, है ना, और उनके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है। इतना हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया। अब हमें देखना है कि मार्केट किस तरह की होती है ना, या उसके क्या टाइप्स हैं। तो हमारा एक वीकली मार्केट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी। अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, है ना। अब इंडियन सोसाइटी है तो वो हमारा कहाँ से चल रहा है, हमारा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यहाँ से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो उस टाइम की या उससे थोड़ा टाइम पहले या थोड़ा टाइम बाद, अब वो टाइम कौन सा, 1947 से क्या चल रहे हैं, या तो बिफोर में चल रहे हैं या आफ्टर में चल रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। तो अभी हमें वीकली मार्केट समझना है। वीकली मार्केट वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रही है, हर शहर में अपनी एक वीकली मार्केट अलग अलग एरियाज़ में लगती है। हम सुनते हैं संडे मार्केट है, आज मंडे मार्केट है, फ्राइडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है। और अगर हम थोड़ा सा और बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं तो वो किस तरह से जुमा बाज़ार बोलते हैं, मंगल बाज़ार बोलते हैं, बुध बाज़ार बोलते हैं। इस तरह से वीकली मार्केट्स हमारे लगते हैं। अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एक बॉक्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखना, जब भी आप एनसीईआरटी रीड करोगे, ये लेक्चर्स तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बार खुद से एनसीईआरटी को रीड करने की, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें जो साइड में या बीच में बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दिया है ना, वो स्किप नहीं करना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि क्या हुआ था, CUET 2022 में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन बॉक्सेस के अंदर से, तो आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं, तो वो स्किप नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। तो जो मैं आपको वीकली मार्केट का एग्जाम्पल दे रही थी, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा धुराई विलेज करके, इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि वीकली मार्केट के लिए एग्जाम्पल कौन सा विलेज दिया हुआ है, धुराई विलेज दिया हुआ है, और कहाँ का है वो, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ए जेल इन्होंने स्टडी करा था 1982 में, ठीक है। उसमें उन्होंने ये देखा था, उन्होंने धुराई विलेज पे स्टडी करा था, उन्होंने वहाँ देखा था कि वीकली मार्केट्स लगते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज वीकली मार्केट इज़ अ ह्यूज ओकेजन फॉर दैम। अब जो एजेल ने स्टडी करा तो उन्होंने बताया कि जो वीकली मार्केट थे या वीकली मार्केट जो लगता था उसमें क्या होता था, उसमें ह्यूज ओकेजन मानते थे विद फॉर देम टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड किन्स। सोशल मीटिंग प्लेस मानते थे वो इस वीकली मार्केट को। वहाँ सामान खरीदना है या बेचना है वो तो बात ठीक है, मार्केट लगने का जो मतलब मेन एम है वो है तो वही कि सामान खरीदना है या बेचना है, वो चीज़ इतनी ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके लिए वो क्या था, मीटिंग प्लेस था, सोशल मीटिंग प्लेस था। वो एक ओकेजन मानते थे जहाँ पर उनको इंट्रैक्शन का मौका मिलता था लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या करते थे वो लोग, पूरे पूरे दिन के लिए अपने घर के काम जल्दी जल्दी कर लिए और पूरे पूरे दिन के लिए वो लोग फ्री होकर उस मार्केट में चले जाते थे और वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बातें करते थे, इंट्रैक्शन होता था, ठीक है। तो एक उन्होंने फीचर ये बताया था, किन्होंने, एजेल ने, ठीक है। और फिर देयर इज़ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन, जो अभी हमने देखा कि उनको सामान बेचना और ख़रीदना तो होता था, लेकिन उससे ज़्यादा वो किस लिए एक्साइटेड होते थे, लोगों से मिलकर बैठकर बातें करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखिए। अब बताया कि चेंजेस इन द ट्राइबल मार्केट, कि किस तरह से फिर उस मार्केट में चेंजेस आने लगे, है ना। तो क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे हमने कॉलोनियल पीरियड की बात करी थी, हमने अपना चैप्टर 3 में जब ट्राइब्स डिस्कस करे थे तो हमने एक हेडिंग भी डिस्कस करा था, ट्राइबल डेवलपमेंट वर्सेस नेशनल डेवलपमेंट। तो उसमें हमने डिस्कस करी थी सारी चीज़ें कि किस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको कितना इफ़ेक्ट होता है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो कितनी इफ़ेक्ट होती है, वो डिप्राइव्ड होते हैं कितनी सारी चीज़ों से, उनसे उनका घर ले लिया जाता है, उनसे उनके फॉरेस्ट ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस करी गई हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट क्लियर करे जाते थे रोड बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, और जिससे जो ट्राइबल्स होते थे उनका ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाता था। क्योंकि हमने अपने एक्वायर्ड ट्रेड्स जब पढ़े थे ट्राइब्स के, तो उसमें हमने डिस्कस करी थी चीज़ें कि जो इनका एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो ऑक्यूपेशन होता है वो पूरा का पूरा इनका फॉरेस्ट बेस्ड होता है, वहीं पे ये हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन सब कुछ करते थे। तो जब ये फॉरेस्ट क्लियर होने लगे तो उनसे उनका ऑक्यूपेशन चला गया, और वो क्लियर क्यों हो रहे थे, फॉर द सेक ऑफ ये डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हो रहा था, देखो डिस्प्लेस्ड करा जा रहा था उनको, फिर घर भी नहीं दिए जा रहे थे उनको, उनका ऑक्यूपेशन भी उनसे ले लिया जा रहा था। तो अब उनके पास जो भी फिर उनको काम करने के लिए मिलता था वो काम करते थे। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी उसमें चेंजेस आ रहे थे, मार्केट में चेंजेस आ रहे थे। आगे और क्या हो रहा था, नॉन ट्राइबल्स मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेड देम, वो हमने देखा ही था, डिस्कस करा था कि किस तरह से ट्राइबल्स को एक्सप्लॉयट करा जाता था नॉन ट्राइबल्स और मनी लेंडर्स की तरफ से। क्या होता था, जब उनका ऑक्यूपेशन ही चला गया फॉरेस्ट बेस्ड, तो उनको
फिर एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए पैसे चाहिए होते थे, कुछ भी ग्रो करना है तो चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, फर्टिलाइज़र्स ख़रीदने पड़ेंगे, सीड्स ख़रीदने पड़ेंगे, तो मनी लेंडर्स से पैसा लेते थे। मनी लेंडर्स उन्हें पैसा तो देते थे बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा इंटरेस्ट लगाकर, है ना। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता रहता था। फिर ब्रिटिश टुक ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड सोल्ड देम इन सिटीज़। फिर क्या होता था, जो ट्राइबल पीपल के प्रोडक्ट्स होते थे जो वो मार्केट में सेल करने जाते थे, उनसे तो बहुत सस्ते पैसों में ले लिया जाता था। मान लीजिए अगर वो ज्वेलरी ला रहे हैं, कुछ बैंगल्स बनाकर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनसे तो 2 रुपये का परचेज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स उनको 8 रुपये में, 10 रुपये में बेचते थे ले जाकर। तो उससे क्या होता था, उससे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था कि जितनी उनकी वैल्यू होती थी उन्हें उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी। इसके साथ साथ मार्केट में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। आगे अब बात हो रही है कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता था वीकली मार्केट में, है ना। ये सारा जो धोराई विलेज का स्टडी है ना, ये हुआ है और इसमें ही सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं ऑब्जर्वेशंस के साथ कि किस तरह से वहाँ पर चेंजेस आ रहे थे और किस तरह से मार्केट में चीज़ें हो रही थी उस टाइम पर, के लोग एक्साइटेड होते थे लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए, है ना, और प्रोसेस चलता था बाइंग और सेलिंग का, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद फिर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्व करी गई कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता था मार्केट में। हम सब जानते हैं जैसे कि कोई भी मार्केट है, अगर उसका आउटर पोर्शन में बड़े बड़े हमने शोरूम्स और शॉप्स देखे हैं हमेशा, है ना, और जो मेन रोड पर शॉप्स होते हैं उनका सेल्स भी अच्छा होता है। ये चीज़ है। अंदर अंदर गलियों में थोड़ा थोड़े छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो वो लोग भी कोशिशें करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी मार्केट में हम देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से उस टाइम पर भी ऑब्जर्व करी गई चीज़ें कि सेंट्रल जोन होता है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईलाइटिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच में कोई चीज़ है तो सबसे ज़्यादा दिखेगी, सबसे ज़्यादा बिकेगी, ये बात है। तो उस टाइम पर भी सेंट्रल जोन जो था वो ऑक्यूपाइड किन लोगों की वजह से था, या किन लोगों ने उस पर कब्जा करा हुआ था या बैठते थे वहाँ पर, तो वहाँ बैठते थे हाई रैंकिंग राजपूत बैठते थे और फिर मिडिल रैंकिंग लोकल हिंदूज। जो सेंट्रल जोन था मार्केट का वो इन लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। फिर जो आउटर सर्किल होता था, जो ये बाहर की जगह होती थी, ये दे दिया जाता था किसको, ट्राइबल सेलर्स को और लोकल्स को, है ना। बाहर की जो जगह होती थी वो ट्राइबल्स को दे दी जाती थी। तो देखो, एक यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता था, दूसरा उनका जो प्रोडक्ट जितना उसका वैल्यू होता था उससे कम उसको देते थे, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयट होता था। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिली और हमने देखा कि वीकली मार्केट कैसे लगती थी और उसमें क्या क्या होता था और किस तरह से फिर चेंजेस आने शुरू हुए और किस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो दिया गया था। वहाँ पर भी फिर हमें एक हायरार्की देखने को मिली, हायरार्की मेंटेन हो रही थी और हायरार्की मेंटेन भी किन लोगों से हो रही थी, वही हाई रैंक हिंदूज, मिडिल रैंक हिंदूज, ठीक है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, मार्केट का इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हु यूज द आइडिया ऑफ द इनविजिबल हैंड, लेक्चर शुरू हुआ था, हमने डिस्कस करा था, मैंने जब भी आपको बताया था इसमें से कौन है, एडम स्मिथ हमारे आंसर होगा इनविजिबल हैंड के लिए। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट बस्तर इज पॉपुलेटेड मेनली बाय एन आदिवासी ग्रुप कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट बस्तर जो था, इसमें विलेज हमारा कौन सा था, धोराई विलेज था, है ना, और गोंड, हम लोगों को बताना है कि आंसर हमारा गोंड है, वहाँ पर गोंड आदिवासी ग्रुप जो हैं वो पॉपुलेटेड हैं। आगे देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट वॉज और बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम वीकली मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मनी बोलें या क्रेडिट जो यूज़ होता था उस एक्सचेंज के लिए, वो क्या होता था, देखो, तो मनी तो नहीं और डेबिट कार्ड भी उस टाइम नहीं था, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बचा क्या, हुंडी, हुंडी यूज़ होता था, ठीक। आगे,
इतना ही था आज के लिए। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।